हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोगों के समक्ष प्रमाण मॉडल का दूसरा एपिसोड लेकर आए हैं, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। डट कर देखिएगा। हाँ, आप लोग से कुछ शिकायत है हमारी। आप लोग वीडियो देखते हैं, लाइक नहीं करते भैया। कम से कम लाइक तो कर दिया करें। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करने में क्या जाता है, लाइक करें। और सब्सक्राइब, जो नए हो चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो हमारा नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही मेहनत से वीडियो अपलोड करते हैं, बहुत परिश्रम करना पड़ता है। इसलिए आप सब लोग भाई लाइक करने में, सब्सक्राइब करने में और शेयर करने में कोताही ना बरतें भैया, ठीक है। लाइक और शेयर सब्सक्राइब किया करें। थैंक यू। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हम आपको पहले एपिसोड में बता दिए थे, प्रमाण मॉडल में डाल्टन का प्रमाण मॉडल बताए थे और उसकी अच्छाइयाँ तो बता दिए थे, लेकिन उसमें कुछ कमियां रह गई थी। उसको हम यहाँ आज चर्चा करेंगे। डाल्टन प्रमाणवाद के नियम के दोष, क्या कमियां रह गई थी। उन्होंने बताया तो था प्रमाण मॉडल, लेकिन कुछ दोष भी रह गए थे जिन्होंने नहीं बता पाए। अब उसके बाद थॉमसन का प्रमाण मॉडल बताएंगे इसमें, फिर उसके बाद रदर का प्रमाण मॉडल। ठीक, इन सब चीज़ों पर आज हम चर्चा करेंगे। चलिए देर न करके हम स्टार्ट करते हैं। डाल्टन के प्रमाणवाद नियम के दोष, क्या क्या उनके प्रमाण मॉडल में कमियां रह गई थी, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उन्होंने प्रमाण मॉडल के बारे में तो बता दिया, लेकिन कुछ कमियां रह गई, उसको उन्होंने नहीं एक्सप्लेन कर पाए। जैसे कि पहला कमी क्या है, एक ही तत्व के परमाणुओं का द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है। एक ही तत्व है, जैसे मान लो हाइड्रोजन ले लिया। क्या ले लिया? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक तत्व है जिसमें भाई हाइड्रोजन कई परमाणुओं से मिलकर बना होगा। इस चीज़ को मैं बता दिया था कि परमाणु कैसे बनते हैं, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान में कंपैरिजन करके बताया था। सबसे छोटी जीव विज्ञान में, यानी किसी भी लिविंग थिंग्स की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है, उसी प्रकार निर्जीवों में सबसे छोटी इकाई क्या था? परमाणु था। और उसके बाद हम उसमें बताए थे, जब कई परमाणु मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये सब चीज़ों को हम बता देते थे। मॉलिक्यूल मिलते हैं तो आपका एलिमेंट बनता है, एलिमेंट मिलते हैं तो आपका कंपाउंड बनता है, यौगिक बनता है, और जब यौगिक मिलते हैं तो पदार्थ का निर्माण होता है। चलिए हम दोष के बारे में पढ़ते हैं। एक ही तत्व के परमाणुओं का द्रव्यमान भिन्न भिन्न क्यों होता है, ये उन्होंने नहीं बता पाया। जैसे हाइड्रोजन ले लिया, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं भैया। एक होता है ONH1, जिसको बोलते हैं प्रोटियम। दूसरा होता है ONH2, जिसको बोलते हैं ड्यूटेरियम। तीसरा होता है ONH3, जिसको बोलते हैं ट्राइटियम। अब देखो, तत्व तो एक ही है हाइड्रोजन, लेकिन इसमें 3 समस्थानिक पाए गए। तीनों के परमाणु द्रव्यमान अलग है। इसका परमाणु द्रव्यमान 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। इस चीज को उन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाई। ये उनकी क्या है? कमियां है। क्या है? कमियां है। ठीक, फिर उसके बाद उन्होंने नहीं बता पाया एक ही तत्व के परमाणु आपस में संयोग क्यों करते हैं। जैसे भाई H दोनों संयोग करके बना लेते क्या है? H2। क्या बना लेते हैं? H2। ये क्यों बनाते हैं, ये भी उन्होंने नहीं बता पाया। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु संयुक्ता और भार दृष्टि से अलग अलग क्यों होते हैं। अलग अलग तत्वों की परमाणु की संयोजकता जो होती है, संयुक्ता जानते हैं आप लोग भाई। बाहरी कक्षा का जो इलेक्ट्रॉनों से जी इलेक्ट्रॉन कहलाता है, और ऑक्टेट रूल फॉलो करने के जितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ती है वो क्या होती है? संयोजकता होती है। भाई संयोजकता प्लस माइनस नहीं हो सकती है, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 0 भी हो सकता है। तो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं की संयुक्ता और भार की दृष्टि से अलग अलग होते हैं। उनकी संयुक्ता और भार, अगर किसी भी तत्व की भार अलग अलग है तो उसकी संयुक्ता भी क्या होगी? अलग होती है। ये उन्होंने नहीं एक्सप्लेन कर पाए। फिर बात है यह सिद्धांत समस्थानिक तथा गैलुसाक के आयतन नियम की व्याख्या भी
नहीं कर सके। गैलुसेक ने बताया था समस्थानिकों के सिद्धांत को दिया था कि समस्थानिक क्या होते हैं, इसका भी व्याख्या नहीं कर पाए, ये चीज़ हम पहले बता दिए। जैसे आपका हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। संभारिकों को भी नहीं बता पाए थे। ये सब इनकी क्या थी, दोष थे, कमियां थी, जिन्होंने डाल्टन ने इसका एक्सप्लेन अपनी थ्योरी में नहीं किया। अब बात आती है थॉमसन परमाणु मॉडल, किसकी, थॉमसन परमाणु मॉडल की। थॉमसन परमाणु मॉडल क्या है भाई, उन्होंने एक वाटरमेलोन को लिया है, मान लो क्या है, वाटरमेलोन है, क्या है, वाटरमेलोन है, तरबूज जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तरबूज। उन्होंने बताया कि भैया तरबूज जो होता है, तरबूज में बीज धसे होते हैं उसमें ब्लैक ब्लैक कलर के, और लाल लाल जो होते हैं। तो लाल पार्ट जो उसमें है, उसमें बीच बीच में धनावेश पाए जाते हैं, जिसको हम प्रोटॉन बोलते हैं। और जो बीज धसे होते हैं, उन्होंने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन है। क्या है, इलेक्ट्रॉन है। कौन बताया, थॉमसन ने। और एक चीज़ और उन्होंने बताया, प्लम पुडिंग मॉडल, ये आपका प्लम है मान लो, तो इसमें भी बताया कि जैसे प्लम में क्या होता है, बीज धसे होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन हो गए, और जो बाकी गैप चीज़ें हैं वो क्या हो गए, प्लस हो गए, धन आवेश हो गए, प्रोटॉन हो गए। तो थॉमसन का परमाणु मॉडल क्रिसमस केक की तरह होता है। क्रिसमस केक आप लोग जानते हैं, उसकी तरह होता है। और इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। कोई कहे प्लम पुडिंग मॉडल क्या है, तो आप बताएंगे थॉमसन के परमाणु मॉडल को ही क्या बोलते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। ठीक, ये मान लो प्लम है, इसमें बीज जो धसे होते हैं वो इलेक्ट्रॉन हो गया, और बाकी जो प्लस चार्ज बना है क्या हो गया, धनावेश। जो बाकी आबे मतलब जगह होती है, स्पेस होते हैं, उसमें क्या होते हैं, धनावेश होते हैं। क्या होते हैं, धनावेश। थॉमसन के अनुसार परमाणु क्रिसमस की केक की तरह एक धनावेशित गोला था, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्रिसमस केक में लगे सूखे मेवा की तरह थे। भाई क्रिसमस केक जो होता है उसमें क्या होते हैं, मेवा डाले जाते हैं, इसमें बादाम, काजू वगैरह ये सब उसमें डाले रहते हैं क्रिसमस केक में। और उस जो बादाम, काजू, वो सब चीज़ें जो डाली होती है, उसको बता दिया इलेक्ट्रॉन है। क्या है, इलेक्ट्रॉन है, मतलब कंपेरिजन कराया उन्होंने, वो है नहीं वास्तव में। और जो पूरा भाग है उसको क्या बताया, धनावेशित गोला बता दिया कि वो क्या है, धनावेशित गोला है। उस गोले में क्या है, इलेक्ट्रॉन धसे हुए होते हैं। जो क्रिसमस केक में मेवा डाले जाते हैं, काजू, किशमिश, बादाम वगैरह ये सब, वो क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन, उन्होंने बता दिया। परमाणु धनावेशित गोले के बने होते हैं और इलेक्ट्रॉन उसमें धसे होते हैं। उन्होंने कहा परमाणु जो होते हैं धनावेश के गोले के रूप में बने होते हैं, और उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, धसे होते हैं, यानी उसी में चूहे होते हैं। ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में क्या होते हैं, समान होते हैं। कह रहे हैं उनके जो परिमाण होता है, मात्रा जो होती है, दोनों क्या होती है, बराबर होती है। अगर मान लो 20 दाना काजू किशमिश के हैं तो उसमें जो बाकी बच रहे वो भी 20 ही होंगे, यानी दोनों क्या होंगे, परिमाण में क्या होंगे, समान होंगे, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होंगे, समान होंगे। इसलिए परमाणु वैद्युत रूप से क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। इसलिए उन्होंने कहा परमाणु जो होते हैं क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, उदासीन होते हैं। अगर समान नहीं होता तो उदासीन नहीं होते। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अगर समान नहीं होगा तो उदासीन कैसे होगा भाई, न्यूट्रल कैसे होगा। प्लस माइनस दोनों जब सेम होते हैं तो क्या हो जाते हैं, ओवरऑल 0 हो जाते हैं। इस प्रकार से आपका परमाणु क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। ये किसने बताया, थॉमसन ने बताया कि किसी भी परमाणु में धन आवेश और ऋण आवेश यानी इलेक्ट्रॉन, धन आवेश यानी प्रोटॉन, दोनों की परमाणु यानी मात्राएं क्या होती है, समान होती है, बराबर होती हैं, जिसके कारण से परमाणु क्या होता है, न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। फिर बात करेंगे रदरफोर्ड परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड ने भी परमाणु पे क्या किया, स्टडी किया। रदरफोर्ड ने सन 1909 ईस्वी में सोने की पतली पन्नी ली, जिसपे तेज गति से अल्फा कण की बमबारी कराई। क्या कराई, अल्फा कणों की बमबारी कराई। तब उन्होंने कुछ पाया उसमें कि कुछ अल्फा कण तो सीधे निकल जा रहे थे, और कुछ अल्फा कण क्या हुए, टकरा कर वापस चले आते थे अपने ही डायरेक्शन में। ऐसे क्या हो रहे थे, वापस आ जा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि भैया ये आपका मान लो बना दिया हूँ मैं स्ट्रक्चर, लेड बॉक्स है, ये आपका रेडियो एक्टिव मटेरियल कोई है। रेडियो एक्टिव पदार्थ से क्या होता है, अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण निकलते रहते हैं। और ये आपका डिफ्रैक्शन स्क्रीन हो गया, ये आपका डिफ्रैक्शन स्क्रीन होगा जिसपे दिखाई देते, चमकते थे। और ये आपका बीच में जो है सोने की पन्नी ले लिया गया।
सोने के पन्नी से बमबारी कराते थे तो उससे पार होकर निकल जाते थे। अब सोने के पन्नी क्या है भाई, परमाणु से मिलकर बनी होगी। एक तत्व है, उसमें परमाणु होंगे, कई सारे परमाणु होंगे, और परमाणु होंगे तो इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा, नाभिक होगा, कक्षाएं होंगी, सारी चीज़ें होंगी उसमें। तो जब इन्होंने इस पे अल्फा कणों की बमबारी कराया तो कुछ देखा कि कुछ अल्फा कण तो सीधे निकल जा रहे थे और कुछ अल्फा कण रिटर्न हो जा रहे थे, वापस हो जा रहे थे। जब सीधे निकल जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि भाई परमाणु में खाली जगह भी होता है, और कुछ मुड़ जाते थे, ऐसे निकल रहे हैं तो ऐसे कुछ मुड़ जाते थे, ऐसे 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 कुछ मुड़ जाते थे और कुछ सीधे निकल। तो उन्होंने कहा जो मुड़ जाते थे उधर भी भाई कुछ कारण है, उस कारण को उन्होंने नहीं बता पाया, लेकिन उन्होंने एक चीज़ बता दिया, जो सीधे वापस आ जा रहे थे तो कहा भाई कुछ तो कारण है सॉरी, जो सीधे वापस आ जा रहे हैं, सीधे वापस आने का मतलब उन्होंने बताया कि भाई कुछ भारी चीज़ है परमाणु में जिससे टकरा कर उसको भेद नहीं पाते हैं और वो टकरा कर वापस आ जाते हैं, जिसे उन्होंने बाद में क्या बताया, नाभिक बताया। क्या बताया, रदरफोर्ड ने कहा, उसका नाम दे दिया नाभिक, धनावेश पार्ट। ठीक, क्योंकि अल्फा कण भी क्या होते हैं, धनावेशित होते हैं। धनावेश धनावेश दोनों टकराए तो क्या होगा, और वो भारी भी होते प्रोटॉन भाई, तो रिफ्लेक्ट हो गए सीधे अपने जिस डायरेक्शन से गए थे उसी डायरेक्शन में वापस आ गए। तो उन्होंने नाभिक की खोज कर डाली। रदरफोर्ड ने किसकी खोज कर डाली, नाभिक की। अब नाभिक उन्होंने बताया कि नाभिक एक धनावेशित पार्ट होता है। अब धनावेशित पार्ट नाभिक में जो होता है वो किस कारण से होता है, प्रोटॉन के कारण से होता है। ये चीज़ उन्होंने कंफर्म नहीं कर पाया। बाद में गोल्डस्टीन नामक एक साइंटिस्ट आते हैं और बताते हैं कि नाभिक में प्रोटॉन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, प्रोटॉन। लेकिन अगर कहीं ऑप्शन में ऑब्जेक्टिव में आता अगर गोल्डस्टीन का नाम नहीं रहता तो हम रदरफोर्ड को भी मार देते हैं और सही भी होगा, क्योंकि नाभिक में प्रोटॉन पाया जाता है। इस चीज़ को क्लियरली स्पष्ट नहीं कर पाए थे, इसलिए उनको श्रेय नहीं मिला। अल्फा कण जो होता है हीलियम का नाभिक होता है, यानी 2He⁴ यानी अल्फा कण जो होता है हीलियम होता है, और हीलियम पर क्या होता है, +2 आवेश होता है। क्या होता है, +2 आवेश होता है। यानी एक अल्फा कण पर क्या होता है, +2 आवेश पाया जाता है। कोई पूछे अल्फा रेंज में आवेश कितना होता है तो क्या बताएंगे, +2, और कोई पूछे द्रव्यमान कितना होता है तो क्या बताएंगे, 4 होता है। द्रव्यमान कितने होते हैं, 4 होते हैं। कितने द्रव्यमान होते हैं अल्फा कण पे, 4 द्रव्यमान होते हैं, और उसका आवेश कितना होता है, +2 होता है। परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। मैं बता दिया, कौन बताया, रदरफोर्ड ने। कौन बताया, रदरफोर्ड। कैसे बताया, जब रेडियोएक्टिव पदार्थ से अल्फा कण की बमबारी सोने की धात की पतली पन्नी पर बमबारी कराया, और स्क्रीन प्लेट थी उस पर चमकती थी, दिखाई देती थी रेज, और जो वापस आ जा रहे थे टकरा टकरा के, तो उन्होंने कहा भाई कुछ लोचा है, कुछ तो गड़बड़ है। तो उन्होंने बताया कि भाई इसमें धनावेश पार्ट पाया जाता है, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, नाभिक कहते हैं। यानी किसी भी परमाणु में क्या पाया जाता है, नाभिक होता है, और नाभिक क्या होता है, धनावेश से आवेशित होता है। एक परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उन्होंने बताया कि नाभिक में होता है। उन्होंने बताया किसी भी परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान जो होता है उसके नाभिक में उपस्थित होता है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये भी इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उस नाभिक के जो धनावेशित पार्ट होता है परमाणु में बीच में पाया जाता है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्यूशन करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। क्या लगाते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। परमाणु अस्थायी होता है। उन्होंने बताया कि परमाणु अस्थायी होता है, ये अस्थायी नहीं होता है। अस्थायी मतलब ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा भाई। तो उन्होंने इन सब चीज़ों के बारे में बताया। ठीक, अब हम रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में और आगे, क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं बचा है और वीडियो भी लंबा हो जाएगा, इसके क्या दोष है, इसके क्या क्या कमी रह गई, इन सब चीज़ों को हम बाद में अगले एपिसोड में बताएंगे। और हाँ भाई, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।